आज समकालीन जनमत के पेज पर काव्य पाठ करना है। इसके पहले भी कई कवियों के काव्य पाठ हो चुके हैं और इस पटल पर लगातार इस माध्यम से कार्यक्रम होते आ रहे हैं। मनोज जी आ गए हैं, नमस्कार। और प्रदीप त्रिपाठी जी, अवधेश त्रिपाठी जी, उमा राग, सभी साथियों को नमस्कार। और इस पटल पर आने का मौका मिला है, अपना ही पटल है, शुक्रिया। मित्रों, काव्य पाठ शुरू करने से पहले दो तीन बातें कहनी हैं और मैं सीधे अपनी बातों पर ही आता हूं कि आज का जो यह दौर चल रहा है इस समय का, कोविड-19 वाला, पूरी दुनिया तबाह है इस महामारी से, इस वायरस से। और साथ ही साथ यह समस्या जो है, महामारी वाली समस्या, हमारे देश में एक दूसरे किस्म की महामारी के रूप में उपस्थित है। बहुत भयानक जो एक स्थिति बनी हुई है, इस महामारी के साथ ही साथ जो लॉकडाउन और उसके बाद की जो परिस्थितियां बनी, उसको लेकर कि करोड़ों कामगार जो गांव से, छोटे छोटे कस्बों से निकल के नगरों महानगरों की ओर गए हुए हैं काम धाम करने, मेहनत मजदूरी करने, साग सब्जी बेचने, रोजी रोजगार की तलाश में काम में जो लगे हुए थे, वे बड़ी भारी संख्या में वहां से लौट रहे हैं और बहुत संकट झेलते हुए लौट रहे हैं। आलोक जी, गीतेश, सुनीता कुमारी सिंह, सब लोग दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो ये लोग लौट रहे हैं और इस लौटने के क्रम में हजारों की जान जा चुकी है, लोग मर रहे हैं, भूखे प्यासे लौट रहे हैं। और एक दूसरी भी स्थिति है कि इस लॉकडाउन के चलते, इस लौटते हुए इस अफरा तफरी में, इस गर्मी में, चिलचिलाती दोपहरी में लोग मर रहे हैं। एक दूसरी भी स्थिति है कि लॉकडाउन के चलते दूसरी तरह की बीमारियों से परेशान जो लोग हैं, वे लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं। एक अजीब किस्म का यह संकट हमारे देश में आ पड़ा है और सत्ता में काबिज जो लोग हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको हिंदू मुसलमान के डिबेट से फुर्सत नहीं है। तो यह सब ध्यान में रखते हुए कुछ बातें मैं 2-3 मिनट में कहना चाहूँगा कि आज जो ये हमारे कामगार, नौजवान साथी जो विभिन्न नगरों से लौट रहे हैं, ये कभी इन शहरों में गए हुए थे, अपने गांवों से गए हुए थे, अपने छोटे छोटे कस्बों से गए हुए थे। आज इनका लौटना जितना त्रासद है, उससे वर्षों से इनका जाना, वहाँ दिल्ली जाना या मुंबई जाना, सूरत जाना, ये जाना इनका जिस रूप में रहा है और जिन परिस्थितियों में ये वहाँ रहते आए हैं आज तक, एक लंबे समय से, ये कम त्रासद नहीं था। और अब आज तो अब यह स्पष्ट हो चुका है कि इतनी भयानक गरीबी हमारे देश में है और शासक वर्ग जो है इसको लेकर बिल्कुल लापरवाह रहा है, बल्कि बहुत सचेत तरीके से इस गरीबी को बरकरार रखा है। तो मैं एक तो यह कि जो लौटना है शहरों से गांवों की ओर, ये कभी जाना भी हुआ है। ट्रेनों की जनरल डब्बों में
और यहाँ तक कि शौचालयों में ठसम ठुस भर के ये लोग जाते रहे हैं, टीटी पुलिस की मार खाते हुए जाते रहे हैं। और दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में बहुत विपरीत परिस्थितियों में, अमानवीय परिस्थितियों में ये लोग काम करते रहे हैं। यहाँ उनका जीवन बहुत खुशहाल नहीं था, बल्कि बहुत बदहाल था, ये कहा जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और मुझे ठीक से याद आ रहा है कि 1990 के बाद गाँव में और शहरों में एक साथ दो किस्म की बहस शुरू होती है। वो है कृषि को लेकर बहस, एक बहस शुरू होती है शिक्षा को लेकर बहस, एक रोजगार नौकरी पेशा को लेकर और एक स्वास्थ्य को लेकर। 1990 के बाद जब दुनिया तेजी से बदल रही होती है तो भारत के गांव में बहस शुरू होती है खेती के पुराने ढांचे को लेकर कि अब खेती बैलों से संभव नहीं है, अब खेती पुराने तकनीक से संभव नहीं है, तो मजदूर से कराने पर बहुत काफ़ी खर्चा होगा और बैलों से कराने पर ज़्यादा समय लगेगा। तो एक बहस, ये जो 90 के बाद जो कृषि क्षेत्र में जो बदलाव आया, तो इस बदलाव से पहले एक बहस शुरू हुई चौपालों पर, गाँव में, घरों में, गलियों में, और धीरे धीरे पूरा का पूरा एक ढांचा बदल गया। बीज रखने का तौर तरीका बदल गया। अब वो बाहर के बीज, महंगे बीज जो किसान बीज बचा कर रखते थे, वो सब कुछ बदल चुका है। और उसी समय में शहरी क्षेत्रों में बहस शुरू हुई कि उसको कहिए कि सरकारी नौकरी बनाम प्राइवेट नौकरी। सरकारी नौकरी में क्या रखा हुआ है, प्राइवेट नौकरी में तमाम तरह की सुविधाएं हैं। जो सुविधा प्राप्त मध्य वर्ग के जो लोग थे, इन लोगों के बीच ये ज़्यादा बहस शुरू हुई कि इस तरह की स्थिति है कि अब नौकरी, सरकारी नौकरी में कुछ रखा नहीं है। और धीरे धीरे ये भी बात आई कि सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं रखा है, प्राइवेट। तो बीच में एक व्यवधान आया हुआ था। कौशल किशोर जी हैं और विद्या पांडे, और मुझे समझ में आ रहा है कि विद्या पांडे के साथ प्रकाश उदय जी भी हैं, सुरेश कांटक जी हैं। मैं बात जारी रख रहा हूं कि एक ही साथ ये बहस चली नगरों में भी, शहरी मध्यवर्गीय समुदाय में भी, इस नौकरी को लेकर और इस शिक्षा को लेकर। और ये बहस धीरे धीरे शहर से गांव, गांव से शहर, ये इसका आना जाना रहा। और देखते ही देखते उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे ये पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा बदलाव आया। मनमोहन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है और सब कुछ बदल जाता है। सरकारी नौकरियों में कटौती होने लगती है, लोगों को ज़बरदस्ती पेंशन दिया जाने लगता है और सेल्फ फाइनेंस योजना में पढ़ाई शुरू होने लगती है। ये सब कुछ एक तरीके से शुरू होता है। और इसके बाद मनमोहन सिंह के 10 वर्षों का शासन रहा और फिर 2014, जो ये 2014 के बाद का जो दौर शुरू हुआ, यह एक तरह से कहिए कि 1990 के बाद का एक क्रमिक विकास है। लेकिन यह विकास उससे ज़्यादा कहिए कि ज़्यादा वाचाल, ज़्यादा आक्रामक और ज़्यादा घातक, लेकिन वो है प्रक्रिया एक वहाँ से शुरू हुई है। मजदूरों का गाँवों से नगरों की ओर जाना बहुत पहले से है और ये लगातार बढ़ते गया। गाँव से निकल के मजदूर पहले तो गांव के आसपास के बाज़ारों में, आज भी गांव के आसपास के छोटे बड़े जो शहर हैं, बाज़ार हैं, वहाँ मजदूरों की भीड़, बेतहाशा भीड़, चाहे हम झारखंड के शहरों में देखें, चाहे बिहार के, चाहे उत्तर प्रदेश के। तो ये एक तरह से ये रहा है। और वो सारे मजदूर इस दौर में, खासकर इन 3-4 वर्षों, इधर 2-3 महीने में, इस कोविड-19 के दौर में, लॉकडाउन वाले पीरियड में काफ़ी परेशान हैं। और यह सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हम सब एक तरह से अवाक हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात कुछ कही जाती है आज, तब तक एक दूसरा दृश्य उपस्थित हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं, सीधे कविता पर आता हूँ। और मैं इधर की इस जो लॉकडाउन के बाद की एक दो कविताएं सुनाऊंगा, और इसके पहले एक मैं वो कविता सुनाऊंगा जो मेरे काव्य संकल्प भोजपुरी काव्य संग्रह में है, जिसका शीर्षक है जा रहल बा लोग अबकियो। इस कविता में लोग जा रहे हैं, अपने अपने गांव से लोग जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं। वो किस तरह से जा रहे हैं, कविता में यही बात कहने की कोशिश की गई है। एक बार आप लोग देखें, वो कविता है जा रहल बा लोग अबकियो। और तब मैं ठीक अभी की लिखी हुई कविता जो मैं सुनाऊंगा कि लोग लौट रहे हैं। तो पहले जा रहल बा लोग अबकियो। ऊ लोग ग्रुप में बा, मजदूर जा रहे हैं ग्रुप में। ऊ लोग ग्रुप में बा, सांस में सांस गथाइल जनरल डाबा में। चूरा चबेना के फांका में मन के अपना फरियावत फफरियावत। ऊ लोग जा रहल बा, ऊ लोग ग्रुप में बा, सांस में सांस गथाइल जनरल डाबा में। चूरा चबेना के फांका में मन के अपना फरियावत फफरियावत। कमा धमा के रहे लोग आइल, फेरू जा रहल बा कमाए धमाए। कमा धमा के रहे लोग आइल, फेरू जा रहल बा कमाए धमाए। घर के खेती खरिहानी के तास संहार के, संहारे भर भर के, फेरू लवट आवे खतिरा ई जतरा। वे लोग जा रहे हैं ना, तो वो जा रहे हैं फिर लौट के आने के लिए, कमा धमा के लौट के आने के लिए। फिर आगे सट सुट के बैठल बैठवले, बीड़ी धरावत खैनी बनावत। नींद के बेसम्हार झोंका, बगल वाला कांड पर संभरावत। नया नईखे ई सफर, ना रेल ना टीटी ना पुलिस ना हल्ला ना हुज्जत ना खोमचा खचोली। नया नईखे पानी बिना परान घुटकत नल। बाकिर के जाने कैसे कुछ ऐसन कि पहिल जात जैसन। नया नईखे ई सफर, न रेल न टीटी न पुलिस न हल्ला न हुज्जत न खोमचा खचोली। नया नईखे पानी बिना परान घुटकत नल। बाकिर के जाने कैसे कुछ ऐसन कि जा तारे जा पहले पहिल जात जैसन। 77 लुटात टटात डब्बा के हजहज में, गांव घर के फेटले अपन बात। जा रहल बा लोग हंसत हहात, साल 6 महीना के दूरी के कठिन एहसास में दहात। जा रहल बा लोग एगो झोंक में, ए झोंक में दिल्ली बा झलकत, झलकत बा सूरत। दियरखा पर छूटल चुनौती के संग, जैसे छूट गईल होखे मन। दियरखा पर छूटल चुनौती के संग, जैसे छूट गईल होखे मन। जा रहल बा लोग अपना के छोड़ले। निस्बत रात में दिया असबरी अबकियो। निस्बत रात में, निस्बत में निशब्द, निस्बत रात में दिया असबरी अबकियो। गीत बन झरी कुकर कराही भा, ताल ठोकी तसला पर इहे छुटल का। जा रहल बा लोग अबकियो। कतने कुल बात, कतने कुल फरमाइश, कतने कुल आस फांस लिहले। लौट के आवे के दिन धैले। जा रहल बा लोग अबकियो, जा रहल बा लोग अबकियो। यह भोजपुरी की कविता रही कि इधर से लोग जा रहे हैं, ट्रेन में जिस तरह से जा रहे हैं वो बहुत खराब परिस्थिति में वो जा रहे हैं। मार डांट खाते हुए, वो टीटी पुलिस को सहते हुए, टिकट होने के बावजूद पैसा देते हुए वो लोग जा रहे हैं। और वो जा रहे हैं तो वहाँ किस तरह से रह रहे हैं उसकी भी थोड़ी झलक है इसमें। और ये जाना आज से नहीं जारी है, ये जाना वर्षों से जारी है। अब इधर की एक कविता है, ये हिंदी में है। अब वो लौट रहे हैं, तो
अब उनका लौटना भी, जाना भी बहुत संकटपूर्ण रहा है और लौटना तो उससे भी ज़्यादा। अब जरा देखिए, हजारों पांव पैदल, इस कविता का शीर्षक है हजारों पांव पैदल। हजारों पांव पैदल जो गांव जा रहे हैं, माथे पर बोझ, कंधे से बैग लटकाए, यकीन मानिए कई तो गांव लौटने के लिए ही आए थे। हजारों पांव पैदल जो गांव जा रहे हैं, माथे पर बोझ, कंधे से बैग लटकाए, यकीन मानिए कई तो गांव लौटने के लिए ही आए थे, लेकिन इस तरह लौटना सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन इस तरह लौटना सपने में भी नहीं सोचा था। भाई कौशल किशोर जी, रामजी भाई, रामायण जी, सबको नमस्कार। ये ठीक से जानते हैं बेरहम दिल हैं उनके तथाकथित मालिक। ये ठीक से जानते हैं बेरहम दिल हैं उनके तथाकथित मालिक। संकट में काम नहीं आते, सरकारी घोषणाओं के सच ये जानते हैं। बहुत कठोर मन से पांव पैदल गांव जाने का निर्णय है इनका। बहुत कठोर मन से पांव पैदल गांव जाने का निर्णय है इनका। कंधे पर जो बच्चे हैं ऊँघते हुए, कंधे पर जो बच्चे हैं ऊँघते हुए, दरअसल यह उनकी ऊँघ नहीं, एक तरह का जागरण है। उनकी नन्ही स्मृतियों में क्या कुछ नहीं दर्ज हो रहा, उनकी नन्ही स्मृतियों में क्या कुछ नहीं दर्ज हो रहा, सूजी हुई आंखों में क्या कुछ नहीं समा रहा। कोरोना और सरकार दोनों को अलग ये देखें तो कैसे, कोरोना और सरकार दोनों को अलग ये देखें तो कैसे। सड़कों पर जो महिलाएं हैं इस तरह खामोश अब तक कोई यात्रा नहीं रही इनकी। सड़कों पर जो महिलाएं हैं इस तरह खामोश अब तक कोई यात्रा नहीं रही इनकी। सैकड़ों किलोमीटर की दूरियों को अपनी खामोशियों में सिलती, बुनती, ढोती, उतारती ये हजारों पांव पैदल जो गांव जा रहे हैं, इस समय को यहाँ से समझना ज़्यादा मुनासिब है। इन लोगों को चंद बोतल पानी और भर पत्तल भात देना सबसे क्रूर बजा। ये हजारों पांव पैदल जो गांव जा रहे हैं, इस समय को यहाँ से समझना ज़्यादा मुनासिब है। इन लोगों को चंद बोतल पानी और भर पत्तल भात समझना सबसे क्रूर मजाक होगा। यह इधर की लिखी हुई एक कविता है। ये लौटते हुए लोगों को देखते समझते हुए, और मैं एक आगे बढ़ता हूँ और मैं अपनी कविता सुना रहा हूँ जो समय की ठनक जो संग्रह है उससे। और पहली कविता है संग्रह की, अन्न है कल्पेंगे। अन्न है कल्पेंगे, इसमें मेरे बाबा हैं। बाबा को लेकर इस संग्रह में 2 कविताएं हैं। शीर्षक है अन्न है कल्पेंगे। सवाल गेहूं के उन चंद बिखरे दानों का था। सवाल गेहूं के उन चंद बिखरे दानों का था, और समाधान की बैठ गया बीनने।
व्यर्थ है बैठकर एक एक दाना बीनना, समय गंवाना है। क्या बने बिगड़ेगा कुछ एक इन दानों से, पर छोड़ते भी नहीं बना, मानो कुछ कह रहे हो दाने। व्यर्थ है बैठकर एक एक दाना बीनना, समय गंवाना है। क्या बने बिगड़ेगा कुछ एक इन दानों से, पर छोड़ते भी नहीं बना, मानो कुछ कह रहे हो दाने। आया कि अन्न है कल्पेंगे पड़े पड़े, धंगाते रहेंगे पैरों तले, ठीक नहीं इनका अपमान। फिर सहज ही बाबा मेरे हुए भासमान, आ गए कहाँ से तो उघारे निघारे सांवरे, स्वर्ग से शायद या मेरे ही भीतर से कहीं। आ गया खपड़पोश वह घर आंगन, अरहर के बिखरे कुछ दाने और मैं अल्पायु। अटपटे मेरे प्रश्न, क्या होगा इन एक एक दानों से, क्या होगा इन एक एक दानों से। इतना तो है घर में ढेर सारा, धत तेरे की अन्न है कल्पेंगे पड़े पड़े, कहकर छू मंतर हो गए बाबा खैनिया बाबा। और गेहूं के बिखरे दानों को बीनते हुए लगा, दाने बीनते हाथ मेरे नहीं बाबा के हैं। और गेहूं के बिखरे दानों को बीनते हुए लगा, दाने बीनते हाथ मेरे नहीं बाबा के हैं। यह कविता है कि अन्न है कल्पेंगे पड़े पड़े। और एक और कविता है जिसमें बाबा हैं और बचपन की स्मृतियां हैं, मैं वो भी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। इस कविता का शीर्षक है वह तो चिरई है बाबा की। माँ की गोद और आंचल से निकल, कभी कभार सोने लगा था बाबा के संग द्वार पर। माँ की गोद और आंचल से निकल, कभी कभार सोने लगा था बाबा के संग द्वार पर। वे चाहते थे रोज सुलाना अपने पास, इसके लिए उनके पास थे तरह तरह के प्रलोभन। इसके लिए उनके पास थे तरह तरह के प्रलोभन। कहते थे कि नीम के पेड़ से उतरती है चिरई एक, कहते थे कि नीम के पेड़ से उतरती है रोज एक चिरई, बैठती है मेरे सिरहाने और हमको जगाकर उड़ जाती है, फुर्र शिव शिव वह बोलती है। उनकी वह चिरई थी बेहद दिलचस्प, उनकी वह चिरई थी बेहद दिलचस्प, गुलिया मिठाई से भी बढ़कर, हवैया बम्बैया से भी। कैसी है वह, कैसे उतरती है, बोलती है कैसे, कैसे जगाती है, देखने के लिए रोज सोने लगा उनके पास, जगा देने के निहुरा के साथ। रोज सांझ होती रात ढलती, रोज होता बिहान, रोज सांझ होती रात ढलती, रोज होता बिहान। जगते ही उलटकर देखता सिरहाने, फिर बैलों को सानी पानी देते, बाबा के पास जाकर पूछता कहाँ है चिरैया। मुस्काते हुए वो कहते आई तो थी, जगाई तो थी, कुनमुनाए भी तुम, पर जगे नहीं, रह गए सोए के सोए, अच्छा अब कल। मैं सोचता जरूर है कोई चिरई, जरूर आती है बाबा को जगाती है, नहीं तो इतनी सुबह कोई जगे तो कैसे। बाबा सुबह ही जग जाते थे। मैं सोचता जरूर है कोई चिरई, जरूर आती है बाबा को जगाती है, नहीं तो इतनी सुबह कोई जगे तो कैसे। विश्वास था पक्का कि जरूर आती है चिरई। मैं सोता रहा बाबा के संग, पर कभी दिखी नहीं वह चिरई। मैं सोता रहा बाबा के संग, पर कभी दिखी नहीं वह चिरई। फिर समझ में आया वह तो चिरई है बाबा, और केवल बाबा की, जो सुबह सांझ बैलों को वह तो चिरई है
केवल बाबा की जो सुबह सांझ बैलों। मैं बड़ा हुआ और होता ही गया, मैं बड़ा हुआ और होता ही गया। फिर हुआ एक दिन ऐसा कि चिड़ै की तरह बाबा ही उड़ गए फुर। पर उनकी वह चिड़ै मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ जाती है। पर उनकी वह चिड़ै मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ जाती है। शिव शिव गुहराती है, जगाती है रोज। मैं देखना चाहता हूँ उसे, मैं देखना चाहता हूँ उसे। यह दूसरी कविता है इस संग्रह की, जिसमें मेरे बाबा हैं। और अब मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ रोपनहारिने। रोपनहारिने कविता को जब मैंने ये लिखी थी तो मैं समकालीन लोकयुद्ध ऑफिस गया हुआ था पटना। उस समय ये कविता कंपोज हो रही थी आधी जमीन में, और रामजी भाई वहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने इस कविता के बारे में कुछ कहा था। फिर बाद में ये कविता दूसरी जगह भी छपी। तो मैं ये कविता को सुनाने से नहीं रोक पा रहा हूँ अपने को। कविता है रोपनहारिने, धान रोपने वाली औरतें हैं ये। आप लोग सुनिए। बड़े ही विश्वास के साथ दुधमुह थाती को सौंप थकी उम्र को। बड़े ही विश्वास के साथ दुधमुह थाती को सौंप थकी उम्र को। आंगन से दिन भर की मोहलत मांग, छतनार आकाश की छांव तले। अपने अथक श्रम सीकरों से हरियाली रचने के व्रत के साथ निकलती हैं रोपनहारिने। बड़े ही विश्वास के साथ दुधमुह थाती को सौंप थकी उम्र को। आंगन से दिन भर की मोहलत मांग, छतनार आकाश की छांव तले। अपने अथक श्रम सीकरों से हरियाली रचने के व्रत के साथ निकलती हैं रोपनहारिने। चेहरे पर मेहनत की मटमैली चमक, बोली में रहर की ढेढ़ियों सी खनक। मेड़ों पर पछुआ की ठसक ठिठोली, गीले हसासों से गदराई धरती। लचक गए पांव, धसक गई मेड़ थोड़ी, सुगबुगाए घास फूस। पास के महुए से फड़क उठी चिड़ियां, झेप गई हंसकर अल्हड़ रोपनहारिने। झेप गई हंसकर अल्हड़ रोपनहारिने। उमड़ घुमड़ घटाएं बरसा गई रिमझिम, जुड़ा गया तनमन। उमड़ घुमड़ घटाएं बरसा गई रिमझिम, जुड़ा गया तनमन। हवा की थापों पर थिरकी दिशाएं, निहाल हुए हल्के हत्थे पर पल भर सुस्ताते हलवाए। उमड़ घुमड़ घटाएं बरसा गई रिमझिम, जुड़ा गया तन मन। हवा की थापों पर थिरकी दिशाएं, निहाल हुए हल्के हत्थे पर पल भर सुस्ताते हलवाए। मन ही मन कुपित सूरज उगलने लगा आग, देख जर्रू सा अदहन हुआ पानी। कि युद्ध क्षेत्र सा तनी रही खेतों में रोपनहारिने। कभी धूप कभी छांव के साथ सीमित में सिमटे बीचड़ों को देती हैं संभावना और विस्तार। कभी धूप कभी छांव के साथ सीमित में सिमटे बीचड़ों को देती हैं संभावना और विस्तार। हवा के झोंकों से झालर मारते नन्हे नन्हे पौधे। हवा के झोंकों से झालर मारते नन्हे नन्हे पौधे। मुंह और पीठ किस दिशा में हो, मुंह और पीठ किस दिशा में हो। मुड़ेंगी कलाइयां किस कोण से, कब गाएं सुस्ताएं कब कैसे। हवा के रुख को खूब पहचानती हैं रोपनहारिने। हवा के रुख को खूब पहचानती हैं रोपनहारिने। धरती के पिछड़े हिस्से पर ही सही, धरती के पिछड़े हिस्से पर ही सही, जहां जमीन और मर्यादा एक मकसद है, जहां आकार ले रहा है बदलाव।
धरती के पिछड़े हिस्से पर ही सही, जहां जमीन और मर्यादा एक मकसद है, जहां आकार ले रहा है बदलाव, अपने गीतों से धरती को जगाती, अपने गीतों से धरती को जगाती, फुफकारते विषधरों के हर फन का माकूल प्रतिरोध करती हैं रोपनहारिनें। धरती की धूसर चूनर पर अंकित, धरती की धूसर चूनर पर अंकित अथक शब्दों में श्रम की अंतहीन गाथा, जिसे धरती की धूसर चूनर पर अंकित अथक शब्दों में श्रम की अंतहीन, जिसे बांचती हुई पुरखों की जन्म पत्री उसके अंजाम तक पहुंचाएंगी रोपनहारिनें, उसके अंजाम तक पहुंचाएंगी रोपनहारिनें। यह कविता है रोपनहारिनें। और इस रोपनहारिनें के बाद मैं कविता सुनाऊंगा राजकुमार जी, निशा, सुजीत सब लोग दिखाई दे रहे हैं। अगली कविता का शीर्षक है लोक कथा। ये सचमुच एक लोक कथा पर ही आधारित कविता है। बचपन की सुनी हुई एक लोक कथा, जिसमें दलित समुदाय की, खासकर मुसहर जाति की महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं। और आप सुने, सीधे इस कविता को ही मैं सुनाता हूं। अन्न कूटती मुसहरिनों के मूसल से कभी ठेक ठेक जाता था आकाश। अन्न कूटती मुसहरिनों के मूसल से कभी ठेक ठेक जाता था आकाश। ओछी पड़ जाती थी चोट, झुझला उठती वे बार बार आकाश को ऊपर जाने को कहती हुई। झुझला उठती वे बार बार आकाश को ऊपर जाने को कहती हुई। उनके मुंह से निकला नहीं शाप का शब्द कोई, उनके मुंह से निकला नहीं शाप का शब्द कोई। उन्हें मालूम था कि शाप को समर्थ मानने वाले होते हैं सिद्ध, संपन्न और विशिष्ट। उनके मुंह से निकला नहीं शाप का शब्द कोई। उन्हें मालूम था कि शाप को समर्थ मानने वाले होते हैं सिद्ध, संपन्न और विशिष्ट। रोज कमाना तब जाके खाना, यही तो उनका सत था। रोज कमाना तब जाके खाना, यही तो उनका सत था। और कुछ गालियां थी उनके पास। धूलवान बच्चों को छाती धराती, ढील हेरती, मूसल की ओछी पड़ जाती चोट पर झुंझलाती कुछ गालियां। मूसल तानते हुए कड़े हाथ झटका मारती, मूसल तानते हुए कड़े हाथ झटका मारती, आकाश को ठुनियाती, अपने शब्दों में ऊपर जाने को कहती हुई उतार देती थी छतर छाह होने। रोज कमाने खाने वाली थी, उन्हें जगह की जरूरत थी। वे रोज कमाने खाने वाली थी, उन्हें जगह की जरूरत थी। ये कविता है लोक कथा। और संतोष श्रीवास्तव जी हैं, गीतेश जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर चित्र, और निर्मोही जी हैं। हाँ निर्मोही जी, भोजपुरी में कोनो कविता सुनावल जाए तो ठीक बा। अब चलिए निर्मोही जी, मदन मोहन जी को मेरा प्रणाम। तो सुनल जाए भोजपुरी में। हम भोजपुरी में पहले एगो गीत सुनावे की कोशिश करत बानी। विजय प्रताप भी लिख रहे हैं कि दो एक कविता भोजपुरी की भी हो सर। तो सुना जाए भोजपुरी का एक गीत। कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा गा कर पढ़ूँ, लेकिन अब कितना पढ़ पाऊँगा
नहीं कह सकता, लंबे समय से इस गीत को पढ़ा नहीं और गाया भी नहीं। तो इस गीत का शीर्षक है रावल मुनिया। एक भोजपुरी लोकगीत से यह हमने लिया है रावल मुनिया, और वहीं से लेकर हमने इसको अपने गीत में प्रयोग किया है, रावल मुनिया। अब जरा इसको आप लोग सुने और देखें। प्रेम शंकर जी, हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल ली सुनी रावल मुनिया। पछया ना बहले ना बहल पूरवैया से, बही गईले जुलुमी बेयार रावल मुनिया। पछया ना बहले ना बहल पूरवैया से, बही गईले जुलुमी बेयार रावल मुनिया। डढ़िया पतैया के थर थर परनवा से, डढ़िया पतैया के थर थर परनवा से, अंग भंग भैले लसरैले रावल मुनिया। बाग के पहरुआ रे कली छली नागवा से, बाग के पहरुआ रे कली छली नागवा से, पोरे पोरे बिखिए बाजार रावल मुनिया। बगिया से उड़ी गईली सगुनी चिड़ैया से, भुइया खोदे धनी झख मारे रावल मुनिया। बगिया से उड़ी गईली सगुनी चिड़ैया से, भुइया खोदे धनी झख मारे रावल मुनिया। बड़की बखरिया के बड़ी बड़ी बतिया से, खनही में भात खने लात रावल मुनिया। बड़की बखरिया के बड़ी बड़ी बतिया से, खनही में भात खने लात रावल मुनिया। गौवा नगरिया के भैया रंग रेजवा से, लाली रंगे पगिया रंगैबो रावल मुनिया। ललकी पगरिया रे धनी के चुनरिया से, संगे साथे निकली गुहर रावल मुनिया। ललकी पगरिया रे धनी के चुनरिया से, संगे साथे निकली गुहर रावल मुनिया। तो यह हुआ गीत रावल मुनिया। पछया नहीं बहा पूर्वा नहीं बहा, जुलमी बयार, और बयार के बहने से बागीचे के पेड़ों का अंग भंग हो गया। बाग के पहरुआ रे कली छली नगवा। और जो पहरुआ है, अभी समय लोकतंत्र, वो कली छली पूरे पूरे बिखिए बाजार रावल मुनिया। और हालत यह है कि बाग से सगुनी चिड़ैया उड़ गई और भुइया खोदी धानी झांक मारे रावल मुनिया। इसी के साथ साथ मैं एक वो गीत सुना रहा हूँ, भलही जे रहबो कुजतिया। इस गीत का एक संदर्भ है, वो इंडियन पीपुल्स फ्रंट का ज़माना था और हम लोगों ने उसी दौर में काम करना शुरू किया था। तो गांव के आसपास में बहुत
एक तनाव इस तरह का था, रात दिन लोग और कई तरह से, तो कुछ दबंगों और कुछ लोगों ने ये योजना बनाई कि इनको जात से इन लोगों को बहिष्कृत किया जाए, कुजात छांटा जाए। एक मीटिंग हुई और उस दौर में हमने ये गीत लिखा था। मुझे लगा कि कुजात रहना ज़्यादा ठीक है। अब हमने क्या कहा है, कैसे सोचा है, अब उस दौर का यह गीत है, मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को। भले ही जे रहबो कुजतिया। अभी इसको रवीश कुमार सानू ने गाया है, एक गीतकार हैं रवीश कुमार सानू, उन्होंने बिल्कुल इसको एक नई धुन दी है, लेकिन मैं थोड़ा इसको दूसरे तरीके से गाता हूँ या पढ़ता हूँ कहिए। तो भले ही जे रहबो कुजतिया। भले ही जे रहबो कुजतिया, न ढोले ढोवालाई जतिया। भले ही जे रहबो कुजतिया, न ढोले ढोवालाई जतिया। लइका से आन सभे भाजे लौरिया। लइका से आन सभे भाजे लौरिया। कार्तिक अषाढ़ तानि सुते दुपहरिया। असकत के भरल मोटरिया। असकत के भरल मोटरिया। न ढोले ढोवालाई जतिया। भले ही जे रहबो कुजतिया, न ढोले ढोवालाई जतिया। लाम चाकर यतना की आटे न बतिया। लाम चाकर यतना की आटे न बतिया। आँखी जाए जहाँ वाले बाटे बिगहटिया। नवले नवे ना फुटनिया। नवले नवे ना फुटनिया। न ढोले ढोवालाई जतिया। भले ही जे रहबो कुजतिया। घरवा में कुहकेली कनिया कुंवारी। घरवा में कुहकेली कनिया कुंवारी। हतिये सा बतिया प लात मुका गारी। देखत झवान भइल मतिया। देखत झवान भइल मतिया। न ढोले ढोवालाई जतिया। भले ही जे रहबो कुजतिया। न ढोले ढोवालाई जतिया। और आखिरी बंद है, बड़े बड़े लोगवा से नेवता हकारी। बड़े बड़े लोगवा से नेवता हकारी। बड़का कहाए के बड़की बीमारी। इजतिये भइल जहमतिया। जतिये भइल जहमतिया। न ढोले ढोवालाई जतिया। भले ही जे रहबो कुजतिया। न ढोले ढोवालाई जतिया। तो ये दो गीत रहे, भले ही जे रहबो कुजतिया और रावल मुनिया। इन दोनों गीतों के बाद निर्मोही जी की बात रही, प्रेम शंकर जी की भी बात रही, और मैं चाहता भी था कि इन दोनों गीतों को सुनाऊं। हमारे घर से भी, गांव से भी लोग देख रहे हैं इस पर। भाई, हम सब लोगों को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे घर परिवार के लोग भी, गांव से भी लोग जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, विनोद कुमार वाही जी, निर्मोही जी, सब लोग हैं। और थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि समय भी 1 बजे शुरू हुआ था, 2 बजे, 2:45 हो रहा है। तो बताइएगा आप लोग, अगर उसको जारी रखना है तो। रोपनहारिन वाला गीत तो राजू वो हो चुका है, वो कविता है, वो हमने पढ़ दी है। आप लिख रहे हैं कि रोपनहारिन वाला गीत गाएं भैया,
तो वो कविता जो है ना रोपनहारी ने वो अब मैं एक कविता सुना रहा हूँ, वो है पथेरे, ईंट पाथने वाले जो हैं उन पर पथेरे। ईंट भट्ठे हैं नए नए खुलते हुए, ईंट भट्ठे हैं नए नए खुलते हुए, चिमनियाँ हैं धुआं उगलती हुई, पथेरे हैं दूर दराज से आए हुए। ईंट भट्ठे हैं नए नए खुलते हुए, चिमनियाँ हैं धुआं उगलती हुई, पथेरे हैं दूर दराज से आए हुए। ये कोड़ते हैं मिट्टी, पानी मिलाते हैं, मिट्टी को बनाते हैं सुहेल, ईंट पाथने के लायक। ये कोड़ते हैं मिट्टी, पानी मिलाते हैं, पाँव से धांगते हैं, मिट्टी को बनाते हैं सुहेल, ईंट पाथने के लायक। ये महल नहीं महज ईंट तैयार करते हैं, ये महल नहीं महज ईंट तैयार करते हैं। हालांकि इन ईंटों से ही बनते हैं महल और गरीबों के घर और खरंजा सड़कें और नालियां गलियां भी। ये पथेरे हैं जहां ईंट पाथते हैं वहीं रहते हैं, ये पथेरे हैं जहां ईंट पाथते हैं वहीं रहते हैं। कच्ची पक्की ईंटों को एक पर एक सजाकर, ऊपर से बोरा टाट या पात पुआल की छाजन बनाकर, बीवी बच्चों के साथ। ये पथेरे हैं जहां ईंट पाथते हैं वहीं रहते हैं। कच्ची पक्की ईंटों को एक पर एक सजाकर, ऊपर से बोरा टाट या पात पुआल की छाजन बनाकर, बीवी बच्चों के साथ। किस मिट्टी की ईंट होती है अच्छी ये जानते हैं, मालिक और मुंशी के मन की मिट्टी भी पहचानते हैं। किस मिट्टी की ईंट होती है अच्छी ये जानते हैं, मालिक और मुंशी के मन की मिट्टी भी पहचानते हैं। ये जानते हैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी बचाना, कई बार थोड़ी थोड़ी मिट्टी बचाते हैं तो बनती है एक ईंट। कोई कुछ भी कहे ये नहीं है मिट्टी चोर, कोई कुछ भी कहे ये नहीं है मिट्टी चोर, ये तो पथेरे हैं, लाल लाल ईंटों में इनके पसीने हैं, लाल लाल ईंटों में इनके पसीने हैं। इनके अपने दुख, इनकी अस्त व्यस्तता, इनके गीत और हुनर और न जाने क्या क्या। लाल लाल ईंटों में इनके पसीने हैं, इनके अपने दुख, इनकी अस्त व्यस्तता, इनके गीत और हुनर और न जाने क्या क्या। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ कांटक जी लिख रहे हैं कि मैं भी हूँ साथ साथ। तो आपका तो साथ साथ रहना हमेशा से है और आप के साथ से ही ये सब संभव हुआ है। और सीमा सिंह के मोबाइल पर उत्कर्ष देख रहे हैं, बहुत कम उम्र का है उत्कर्ष और कमाल की चित्रकारी करता है उत्कर्ष। तो हाँ उत्कर्ष, हम देख रहे हैं, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत एक छोटी सी कविता मैं और सुनाना चाहूँगा, एक कि बहुत छोटी कविता है, चोंच में तिनका। बहुत छोटी कविता है, चोंच में तिनका। हाँ राम जी भाई, मैं देख रहा हूँ सब जो संभव हुआ है मैं जानता हूँ, कहाँ से संभव हुआ है, कैसे संभव हुआ है, मेरा पढ़ना लिखना भी कैसे संभव हुआ है। इसमें आप तमाम साथियों का जो बहुत बड़ा योगदान है। मैं अब एक कविता पढ़ रहा हूँ, चोंच में तिनका। इसमें ऊपर की 2 पंक्तियाँ बार बार आई हैं, 3 बंद की कविता है, कुल मिला के 12 पंक्तियाँ हैं, जिसमें 2 पंक्तियाँ बार बार आई हैं, 6 बार। तो चोंच में तिनका लिए चिड़ैया उड़ी जा रही डाल पर। संजय जोशी जी भाई प्रणाम। और
रविंद्र कुमार सिन्हा जी। मैं सुना रहा हूँ। चोंच में तिनका लिए चिड़ैया उड़ी जा रही डाल पर। अब किस लिए उड़ी जा रही है? तिनका चोंच में है तो घोंसला बनाएगी। चोंच में तिनका लिए चिड़ैया उड़ी जा रही डाल पर, चमक से भर गई आंखें मेरी, गड्ढे पड़ गए गाल पर। चोंच में तिनका लिए चिड़ैया उड़ी जा रही डाल पर, चमक से भर गई आंखें मेरी, गड्ढे पड़ गए गाल पर। फिर अगला, चोंच में तिनका लिए चिड़ैया उड़ी जा रही डाल पर, निज कंधे खुजलाए मैंने, खिले पसीने भाल पर। चोंच में तिनका लिए चिड़ैया उड़ी जा रही डाल पर, निज कंधे खुजलाए मैंने, खिले पसीने भाल पर। और आखिरी, चोंच में तिनका लिए चिड़ैया उड़ी जा रही डाल पर, चींची चूचू बचिया बचवा चला समय के ताल पर। चोंच में तिनका लिए चिड़ैया उड़ी जा रही डाल पर, चींची चूचू बचिया बचवा चला समय के ताल पर। और निशा ने कुछ लिखा है और मैं सोच रहा हूँ कि 3 बजे ख़त्म करूँ। मनोज भाई से भी बात हुई थी तो 40 मिनट से लेके 1 घंटा तक। तो एक कविता निशा ने कुछ लिखा है, हमने ध्यान दिया, हल्का सा फिर निकल गया। तो राम जतन के जेवर अपने। निशा जी सुनिए, बहुत बनारस में रहते हुए बहुत बहस, बहुत झगड़ा। तो अब देखिए, इसमें रैली वगैरह में जाने को तो खूब मिला है। अब कुछ आप देखिए। राम जतन के जेवर अपने, दिन बीते तक थके थकाए, हाय ठिठाते राम जतन की, साज गहा गहा हा हा ही लिखूंगा। राम जतन के जेवर अपने कविता है। निशा सुनिए। दिन बीते तक थके थकाए, हार ठिठाते राम जतन की, साज गहा गह हा हा ही लिखूंगा। सपने सुलगे धीरे धीरे, सपने सुलगे धीरे धीरे, जर जमीन इज्जत हो अपनी। सपने सुलगे धीरे धीरे, जर जमीन इज्जत हो अपनी, गिरते पड़ते लड़ते भिड़ते राम जतन की, नहीं रोकती राह कभी भी, जेठ दोपहरी और माघ की भरी कनकनी, राम जतन मजबूत इरादे, कठिन समय सब लिखूंगा। सपने सुलगे धीरे धीरे, जर जमीन इज्जत हो अपनी, गिरते पड़ते लड़ते भिड़ते राम जतन की, नहीं रोकती राह कभी भी, जेठ दोपहरी और माघ की भरी कनकनी, राम जतन मजबूत इरादे, कठिन समय सब लिखूंगा। तब बहुत कठिन आरा से दिल्ली, बहुत कठिन आरा से दिल्ली, आटा सातू मुठदी गठरी, बचे खुचे जुगताए रुपए। बहुत कठिन आरा से दिल्ली, आटा सातू मुठदी गठरी, बचे खुचे जुगताए रुपए, बोल बोलते तान तोड़ते भरी ट्रेन की गरम बोगियां, लाल किले पर राम जतन के सारे दावे सभी निशाने लिखूंगा। लाल किले पर राम जतन के सारे दावे सभी निशाने लिखूंगा। और आगे, धुंध और कुहरे से आगे राम जतन जी, धुंध और कुहरे से आगे राम जतन जी, कैसे कैसे लोग और माया भी कैसी। धुंध और कुहरे से आगे राम जतन जी, कैसे कैसे लोग और माया भी कैसी, सुघड़ सलोनी काया शब्द पराए लागे, सुघड़ सलोनी काया शब्द पराए लागे, पोर पोर में दर्द जोड़ती उनकी माँ की, और गदोरी बाहों वाली बीबी उनकी, बच्चों की हठ भरी चिरौरी, राम जतन की सोच फिकिर के ताने बाने लिखूंगा। राम जतन के सोच फिकिर के ताने बाने लिखूंगा। हंसते आए धधके और धधाते आए, हंसते आए धधके और धधाते आए, नेह छोह बरसाते आए, दसों नोह दरसाते आए, जब चुनाव की पारी आई। क्या करते हैं हमारे नेताजी लोग?
हंसते आए धधके और धधाते आए, नेह छोह बरसाते आए, दसों नोह दरसाते आए, जब चुनाव की पारी आई। कोसों आगे राम जतन भी हंस देते हैं, उनसे आगे मैं उनकी मुस्कान की नेमत राज की बातें लिखूंगा। मैं उनकी मुस्कान की नेमत राज की बातें लिखूंगा। राम जतन के जेवर अपने जनमन के तेवर प्रतिरोधी। राम जतन के जेवर अपने जनमन के तेवर प्रतिरोधी, सहजाए सारे सपनों को अक्षर अक्षर लिखूंगा। राम जतन के जेवर अपने जनमन के तेवर प्रतिरोधी, सहजाए सारे सपनों को अक्षर अक्षर लिखूंगा। सामंतों के एलजी बुलेट के जवाब में, सामंतों के एलजी बुलेट के जवाब में, राम जतन जैसों का हिलमिल आगे आना। सामंतों के एलजी बुलेट के जवाब में, राम जतन जैसों का हिलमिल आगे आना। सामंती सरकार तुम्हारी क्या कर लेगी, बहुत करेगी जेल नहीं तो गोली देगी। सामंती सरकार तुम्हारी क्या कर लेगी, बहुत करेगी जेल नहीं तो गोली देगी। सीना ताने राम जतन की लाग बात के कोने हतरे लिखूंगा। सीना ताने राम जतन की लाग बात के कोने हतरे लिखूंगा। ताड़ के पत्ते खड़खड़ करते, ताड़ के पत्ते खड़खड़ करते, पटिया पत्थर अड़े पड़े हैं, उजले उजले एहसासों से सारा अगजग अपना लागे। ताड़ के पत्ते खड़खड़ करते, पटिया पत्थर अड़े पड़े हैं, उजले उजले एहसासों से सारा अगजग अपना लागे। मुस्कानों से राम जतन की फूल खिले हैं, मुस्कानों से राम जतन की फूल खिले हैं। राम जतन की दिल की धड़कन अजरी पजरी लिखूंगा। राम जतन के दिल की धड़कन अजरी पजरी लिखूंगा। और आखिर की 3 पंक्तियां हैं कि सारा अपनापा लेकर मैं अपना भी इंसाफ करूंगा। सारा अपनापा लेकर मैं अपना भी इंसाफ करूंगा। इनकी उनकी अपने मन की राम जतन के नाम लिखूंगा। इनकी उनकी अपने मन की राम जतन के नाम लिखूंगा। यह कविता है और मुझे लगता है कि अब हमको लेकिन तब ये आखिरी कविता के रूप में संजय भाई एक बहुत सामान्य सी कविता, बहुत छोटी कविता, पंडुक इसमें है। पंडुक एक सारे लोग जानते हैं, पंडुक एक चिड़िया है। ये चिड़िया जोड़े में रहती है। तो ओ पंडुक, ओ पंडुक, ओ पंडुक, बोल रहे हो तो मर्जी भर बोलो। ओ पंडुक, ओ पंडुक, बोल रहे हो तो मर्जी भर बोलो। फुर्सत के लम्हों की वो एक टक पुकार, घर से बधार तक संग मेरे होलो। ओ पंडुक, ओ पंडुक, ओ पंडुक, ओ पंडुक, बोल रहे हो तो मर्जी भर बोलो। फुर्सत के लम्हों की वो एक टक पुकार, घर से बधार तक संग मेरे होलो। ओ पंडुक, ओ पंडुक, गेहूं के सरसों के खेतों में बोलो। गेहूं के सरसों के खेतों में बोलो। आम के नीम के पत्तों की बीच से कोठा अटारी पर रमुआ की राम मड़ैया पर बोलो। ओ पंडुक, ओ पंडुक, जी करे उड़ जाओ, पोल पर बैठ जाओ, बैठ जाओ तार पर आर पर डणार पर। जी करे उड़ जाओ, पोल पर बैठ जाओ, बैठ जाओ तार पर आर पर डणार पर। टुघरो टहरो मन करे ठहरो, बोलो पर बोलो। जी करे उड़ जाओ, बैठ जाओ पोल पर, बैठ जाओ तार पर आर पर डणार पर। टुघरो टहरो मन करे ठहरो, बोलो पर बोलो। काशी कोलकाता में, आरा में, पटना में, दिल्ली गढ़वाल में, गिरिडीह धनबाद में, चीन में, जापान में, बोलो पाकिस्तान में। हिया से हिया के तार तुम जोड़ो। ओ पंडुक, ओ पंडुक, टुघरो टहरो मन करे ठहरो, बोलो पर बोलो। काशी कोलकाता में, आरा में, पटना में, दिल्ली गढ़वाल में, गिरिडीह धनबाद में, चीन में, जापान में, बोलो पाकिस्तान में। हिया से हिया के तार तुम जोड़ो। ओ पंडुक।
ओ पंडु। तो 3 बजा, 1 घंटे का ये समय रहा और कई कविताएं मैंने पढ़ी एक साथ। इतनी कविताएं पढ़ने का संजोग कभी कभी ही बनता है और ये पहली बार है कि एक साथ इतनी कविताएं मैंने पढ़ी और एक बार इतने सारे लोगों को। और इतने सुजीत कुमार, बहुत बहुत भाई, आप लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और लगातार अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। बहुत मज़ा आया और बहुत। तो अब मैं काव्य पाठ से अपने को अलग करता हूँ। समकालीन जनमत के पटल पर जो भी चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण, और इससे हम लोग भी अपने को समृद्ध कर रहे हैं। पूरा घर परिवार इस लॉकडाउन में हम लोग जहाँ भी हैं, एक साथ इतने सारे लोगों से जुड़ने का जो एक हुआ और एक संवाद बना कविता के द्वारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सबों को, बंटू जी बहुत बहुत भाई मेरे, बहुत बंटू, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अब हम अपनी बात समाप्त करते हैं, आप सबों से विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग। ये विदा के लिए नहीं है, फिर मिलने के लिए है। आप सबों के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सबों को नमस्कार।